नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे खजाना, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इधर बालक को लहरों के हवाले कर दिया गया था, जो उसे अपने साथ बहाकर ना जाने कहाँ ले गई थी। और दूसरी तरफ सर्प महल में जब राजा तक्षकराज को नागपाशा की दशा का पता चला तो ओफ, कुल देवता ने ये क्या किया, मुझे तुरंत ही उनसे मिलना होगा। तक्षकराज कुल देवता के पास पहुँचे तो उन्हें सारी बात का पता चला। ओह, ये सब नागपाशा का किया धरा था। उफ, सगा भाई होते हुए भी उसने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। होश में आने दीजिए उसे। अपने पुत्र के उस हत्यारे को हम अत्यधिक कठोर दंड देंगे। लेकिन आपके कथन से लगता है कि शायद मेरा पुत्र जीवित हो। मेरे जीवित रहने के लिए यही आशा बहुत है। महल में आते ही उन्होंने राज ज्योतिषी वेदाचार्य अर्थात हमें अपने पास बुलाया और कहा, ये सब अनर्थ खजाने के लिए हुआ है, इसलिए हम अपना सारा खजाना तिलिस्म में रखना चाहते हैं, जो हमारे पुत्र के नाम से बांधा जाएगा। अगर वो जीवित होगा तो एक न एक दिन वो उस तिलिस्म को तोड़कर जरूर खजाना हासिल करेगा। आप पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं। नक्षत्र ग्रह और शिल्पियों की सहायता से अपने एक जटिल तिलिस्म का निर्माण करना है। जो आज्ञा राजन। फिर हमारी देखरेख में बनाए गए तिलिस्म में वो खजाना और तुम्हारे जीवन से संबंधित सारी घटनाओं को लिखकर एक पांडुलिपि में रख दिया गया। और कुल देवता कालजयी से प्रार्थना करके उन्हें खजाने का प्रमुख रक्षक बना दिया गया। नागपाशा, जो कि अब अमर हो चुका था, वो जब उसे यह सूचना मिली तो खजाना हाथ से निकल जाने की वजह से ऐसा आग बबूला हुआ कि उसने राजा तक्षकराज एवं रानी ललिता की हत्या कर दी। खचाक। और फिर नागपाशा अपने गुरु की मदद से तुमको यानी खजाने के असली हकदार को ढूंढने में जुट गया। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने उन स्वपन तरंगों के रूप में भेजना शुरू कर दिया। चले आओ, चले आओ, जो तुमने देखे, और उनके पीछे पीछे नागपाशा के किले तक आ गए। ओह, तो मेरा चाचा नागपाशा ही मेरे माता पिता का कातिल है। हाँ नागराज, अब इस कहानी में सिर्फ एक कड़ी गायब है, और वो ये कि तुम बीच के 40 या 50 साल तक किस स्थिति में रहे और उस दौरान तुम्हारा विकास क्यों नहीं हुआ। खैर, ये रहस्य भी कभी ना कभी पर्दे से बाहर आ जाएगा। अभी तो हमें खजाने को तुम्हारे हवाले करके अपने कर्तव्य से मुक्त होना है। कहाँ है वो खजाना? मेरे पोती के पास सुरक्षित रखा है। आपकी पोती? लेकिन वो खजाना तो फेसलेस ले गया था। हाँ, वो भी हमारा ही आदमी है। आओ चलते हैं वापस। पर ये फेसलेस है कौन? फेसलेस यानी रूपहीन, और जिसका रूप ही ना हो उसकी पहचान भला कौन कर सकता है नागराज। लेकिन वापस मंदिर में, अरे पुजारी जी की ये हालत किसने की? और नागमणि भी गायब है, पर कैसे? पुजारी को खोलो, यही हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। मुक्त होते ही पुजारी ने बताया, आप लोगों के जाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं भगवान का भोग लेकर मूर्ति की तरफ जा रहा था, और तभी मेरे सिर पर पीछे से एक वार हुआ। ये वार किसने और कैसे किया मुझे कुछ नहीं पता। होश में आने पर मैं एक खंभे से बंधा हुआ था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो दुष्ट ना जाने क्या गुल खिलाएगा। वो दिन जब आएगा तब उससे भी निपट लेंगे। अभी तो वापस चलते हैं। हमारे कॉटेज में हमारा इंतजार कर रही होगी हमारी पोती भारती। स्वागत है नागराज, ये मेरी पोती है नागराज, भारती। आओ नागराज, तुम्हारा खजाना तुमको सौंपकर हम दादा पोती भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं। भारती ने एक मूर्ति के साथ छेड़खानी की और फर्श का टुकड़ा एक तरफ सरक गया। आइए, बड़ी अनोखी जगह है, दादाजी की बनाई हुई है। जिस आदमी ने कई जटिल तिलिस्म बनाए हैं उसके लिए इस जगह को बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। भारती नागराज को सीधे तहखाने में ले गई, जहां पर सामने रखा था खजाना। ये तुम्हारा है नागराज, और तुम इसका जो चाहे वो कर सकते हो। मुझे इस खजाने से कोई मतलब नहीं है भारती, मुझे तो वो पांडुलिपि चाहिए थी
जिसमें लिखा हुआ है मेरा अतीत। शायद इससे मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिल सके जिन्हें अब तक रहस्यों ने अपने पर्दे में छिपाए रखा है। इसमें सिर्फ वही लिखा है नागराज जो मैंने तुमको बताया है, न कम न ज़्यादा। वैसे इस खजाने का तुमने क्या करने की सोची है नागराज? अभी तक तो कुछ खास नहीं कि, लेकिन ये खजाना मेरे देश और देशवासियों की अमानत है और इसको मैं उनकी भलाई के लिए ही खर्च करूंगा। शाबाश नागराज, तुम भी अपने पिता की तरह ही अपने से ज़्यादा देशवासियों के विषय में सोचते हो। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, और मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि तुम मेरा भतीजा है नागराज, ऐसा मूर्ख भतीजा जो अपना खजाना गैरों पर लुटाने की सोच रहा है। नागपासा तो यहाँ तक कैसे आ गया? वैसे तो पहले मेरे गुरु को शक हुआ था कि खजाना उड़ाने के पीछे दादा बेदाचारे का हाथ है। हम बुढ़े की तलाश के लिए यंत्रों की छेड़खानी कर ही रहे थे कि यंत्र नागपासा के शरीर की तरंगे पकड़ने लगा। बस फिर क्या था, यंत्रों की मदद से इस स्थान का पता लगाकर मैं यहाँ तक आ गया ताकि अपना खजाना तो वापस ले ही जाऊं। अच्छा हुआ तो अपने आप मेरे पास आ गया नागपासा, वरना मुझे अपने माता पिता के हत्यारे की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। ताड़ यानी बूढ़े बेदाचारे ने तुझे सब बता दिया है। तब तो इसने तुझे ये भी बता दिया होगा कि खच खून उतर आया था नागराज की आंखों में। क्रोध में वो ये भी भूल गया था कि नागपासा ने अमृत पिया हुआ है। अमर हो गया है नागपासा, अब वो मर नहीं सकता ठप, लेकिन जिसे चाहे उसे मार सकता है। सटैक। श्री कृष्ण ने भी अश्वत्थामा को अमृतत्व प्रदान किया था नागपासा, लेकिन वो वरदान नहीं, साप था, और वही साप देवकालजयी के जरिए किस्मत ने तुझे दिया है, क्योंकि किस्मत नहीं चाहती कि तेरे जैसे पापी मरकर दुनिया से छुटकारा पा जाए। वो तेरी हालत मौत से भी बढ़कर करना चाहती है ताकि तू जिंदा रहे और दुनिया तुझ पर थूके। चाचा के पैर छूने के बजाय उस पर दुनिया से थुकवाना चाहता है भतीजे? तब तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी उम्र भी मुझको लग जाए। नागराज वार तो बचा गया, लेकिन हवा में उड़े पत्थर के एक टुकड़े ने उसके होशोवास छीनकर उसको नागपासा के रहमो करमों पर डाल दिया। मुझे तो रोना आ रहा है, मेरा एकमात्र रिश्तेदार भी संसार से विदा हो रहा है, लेकिन ये दुखचारे का काम मुझको अपने हाथों से करना पड़ रहा है। हम तुम्हारी आत्मा को दुखी नहीं होने देंगे नागपासा, नागराज तुम्हारे हाथों से नहीं मरेगा। धड़ाक। बहुत जान बाकी है तेरी बूढ़ी हड्डियों में बेदाचारे। ला इसको चूर चूर करके रख दें। बेकार कोशिशें मत करो नागपासा, मेरा सिद्धि ताबीज तुम्हारे हर वार को रोक सकता है। तो अगर यह मुकाबला लात घूसों से ही तय होना है तो यही सही। बेदाचारे में हाथी सा बल अब तक तो बाकी था, परंतु वो अमृत पिए हुए नागपासा के बल के सामने फीका था। ताड़। एक ही बार में बेदाचारे का सिर घूम गया, लेकिन नागपासा को दूसरा बार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि होश में आ चुका नागराज और भारती एक साथ उस पर टूट पड़े। तड़ाक धड़ाक। ओह, ये तीनों मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुझ पर अलग अलग वार कर सकते हैं। इनसे निपटने के लिए मुझे अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने गुरु से संपर्क बनाना होगा। नागपासा ने अपने गुरु से ना जाने कैसे संपर्क कायम किया, और ये क्या हो रहा है? नागपासा के शरीर में एकाएक ये आश्चर्यजनक बदलाव कैसे? ये जानने की क्या ज़रूरत है? मरने के बाद इस जानकारी का तुम लोग आखिर करोगे क्या? ताड़ धड़ाक। ओफ, असाधारण शक्ति भरी हुई थी इस बार में, जिसने भारती और बाबा को बेहोश कर डाला। मुझे इसके बारों से बचना होगा, वरना मेरा हाल भी इन दोनों जैसा होगा। धड़ाक। नागराज के संभल पाने से पहले ही नागपासा ने उसे दबोच लिया।
अब तू आया है मेरी पकड़ में भतीजे, और इस शिकंजे से तू छूट नहीं सकता, क्योंकि यह शिकंजा मेरे गुरु की असाधारण यांत्रिक शक्ति का कमाल है। वे अपनी प्रयोगशाला से ऐसी विशेष तरंगें भेज रहे हैं जो मेरे शरीर से टकराकर ठोस 3 आयामी वस्तुओं का रूप ले रही है। अब अपनी मौत को जी भर कर देख ले नागराज, क्योंकि कुछ ही पलों में तेरी आंखें अपने कटोरों से बाहर उबल आएंगी। इसकी पकड़ से छूटना सचमुच मुश्किल काम है, लेकिन इसके गुरु द्वारा भेजी गई विशेष 3 आयामी तरंगों का इसी का शरीर ही क्यों ग्रहण कर रहा है, मेरा क्यों नहीं? जवाब साफ है, इसके पास जरूर कोई ऐसा यंत्र है जो इन तरंगों को ग्रहण कर रहा है, और उस यंत्र को रखने की सबसे अच्छी जगह बेल्ट ही हो सकती है। सौडांगी, नागराज के शरीर में वास करने वाली सौडांगी नागराज के शरीर से निकलने से पहले ही उसके मानसिक विचारों को जान चुकी थी। अगले ही पल नागपाशा के शरीर से उसकी बेल्ट अलग हो गई और नागपाशा अपने असली रूप में वापस आ गया। ये क्या हो गया? यानी मेरा ख्याल सही निकला, तरंगों का रिसीवर इस बेल्ट में ही था। अब क्या ख्याल है चाचा, अपने आप को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? धड़ाक। अपने चाचा को हारा हुआ मत समझ नागराज। एक लड़ाई हारने का मतलब युद्ध हारना नहीं होता है भतीजे। ओह, तू क्यों खामखा बार बार मेरा सिर काट रहा है भतीजे? तू जानता है कि हर बार ये फिर से जुड़ जाएगा। खचाक। इस बार नहीं चाचा, क्योंकि इस बार तेरे भतीजे का फुटबॉल खेलने का मूड है। ठप। और मैं वो खिलाड़ी हूँ जो फुटबॉल को गोल तक पहुँचने ही नहीं देता। हवा में लहराकर नागपाशा की तरफ बढ़ती उसकी खोपड़ी हर बार नागराज के ठोकर खाकर पलटती रही। ठक। आखिरकार वेदाचार्य, इस खोपड़ी को पकड़ कर रखिए, आपकी फौलादी पकड़ से छूटकर ये कहीं नहीं जा सकती, और नागपाशा मेरी गिरफ्त से बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि असली खोपड़ी के बगैर ये कुछ भी नहीं देख सकता। तड़ाक। एक बार इसको अच्छी तरह से पीट कर बेदम कर दूं, उसके बाद इसको अपनी नागरस्सी से ऐसे शिकंजे में जकड़ कर छोड़ूंगा जिससे ये अमर नागपाशा क़यामत तक बाहर नहीं निकल पाएगा। धम। इसी वक्त नागपाशा के किले में बनी प्रयोगशाला में, ओह ये क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? नागपाशा से हमारा संपर्क टूट गया है। अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा, ज़रूर वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा केटुकी। उसे बचाना होगा केटुकी, उसे बचाना होगा हमें। लेकिन गुरुदेव, नागपाशा ने तो अमृतपान किया हुआ है, उसका भला कौन कुछ बिगाड़ सकता है? वो मर नहीं सकता। उसके अंग काट दो तो वो फिर से वापस जुड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब उनको वापस जुड़ने दिया जाए। अगर अंगों को आपस में कोई स्पर्श ही ना हो पाए तो वे जुड़ेंगे कैसे? ये सच है केटुकी कि नागपाशा मर नहीं सकता, परंतु यह भी सत्य है कि उसको आसानी से बंदी बनाया जा सकता है। मैं उसको वापस बुला रहा हूँ अभी। और फिर अगले ही पल कॉटेज में नागराज भारती की विस्फारित आंखों के सामने से नागपाशा एक रोशनी के झमाझम के साथ गायब हो गया, और साथ ही साथ गायब हो गई वेदाचार्य के हाथों थमे खोपड़ी। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे ये खोपड़ी गायब हो रही है, पर कैसे? नागराज से सारी बात जानने के बाद, ओह ये जरूर नागपाशा के गुरु का काम होगा। वो एक विलक्षण यांत्रिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। खैर, अब क्या करनी चाहिए? फिलहाल तो हमको खजाना लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए नागराज। नागपाशा यहाँ पर ज़रूर वापस आएगा। उसको हमने एक बार तो हरा दिया है, लेकिन बार बार ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है। हमको खजाना बचाना है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर? महानगर। लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर? महानगर, जहाँ पर सारा इंतजाम पहले ही किया जा चुका है नागराज। और फिर महानगर में स्थित एक मकान में। इस मकान को मैंने ख़ास तौर से बनाया है नागराज। इसमें कई गुप्त कमरों के साथ साथ बाहर जाने के गुप्त रास्ते भी हैं। ये मकान एक छोटा मोटा किला है नागराज। लेकिन इतनी सुरक्षा किस लिए वेदाचार्य? खजाने के लिए? नहीं नागराज, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता वेदाचार्य, मेरा घर तो पूरी दुनिया है, मैं तो घूमता ही रहता हूँ।
दुनिया भर में घूमने वाले और भी कई हैं नागराज, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक ठिकाना ज़रूर होता है जहाँ पर वो जब चाहे तब लौट कर आ सकता है। अपने आप को ध्यान से देखो नागराज, तुम कितने अकेले हो। तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम तो सिर्फ आतंकवाद ख़त्म करने वाली एक मशीन बनकर रह गए हो, लेकिन फिर भी तुम आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाए। आतंकवाद तभी ख़त्म होगा जब तुम समाज को संगठित करके आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कर दोगे, और ये काम सिर्फ समाज के बीच में रहकर किया जा सकता है। आपका कहना सही है वेदाचार्य, मैं सचमुच कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, लेकिन मैं समाज से अलग रहने के लिए विवश हूँ। आतंकवाद के खिलाफ की गई एक लंबी लड़ाई ने मेरे दुश्मनों की लिस्ट को काफ़ी लंबा बना दिया है, और वे मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर मैं समाज में रहा तो मेरे नए नए दोस्त ज़रूर बनेंगे, और मेरे दुश्मन उनके जरिए मुझ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ऐसा अभी अभी मेरे एक मित्र मानवी के साथ हो चुका है वेदाचार्य। मेरे कारण उसके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी। अब आप ही बताइए, क्या मेरा समाज में रहना समाज को खतरे में डालना नहीं होगा? नहीं नागराज, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी इस समस्या का हल है मेरे पास। कैसा हल? बताती हूँ। पहले ये बताओ कि इस खजाने का तुमने क्या करने की सोची है? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये खजाना समाज के कल्याण के लिए खर्च होगा। पैसा अगर बिना बढ़ाए खर्च किया जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है नागराज। इसलिए यह ज़रूरी है कि पैसे को किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ से वो बढ़ता रहे, और उस बढ़े पैसे को समाज के कल्याण के लिए खर्च किया जाए। बात में दम तो है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ बिजनेस करके ही हो सकता है भारती, और बिजनेस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक सेटेलाइट चैनल्स में काम करती हूँ नागराज। हम अपने कई चैनलों के जरिए कई तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर प्रोग्राम्स समाज को बिगाड़ने वाले होते हैं। हम एक नया सैटेलाइट चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखा सकते हैं। ठीक है, उस चैनल का नाम हम भारतीय कम्युनिकेशन रखेंगे, और उसके चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए तुम नागराज। ना बाबा ना, मैं कंपनी से जुड़ा रहूँगा, लेकिन एक मामूली कर्मचारी की हैसियत से, वरना मेरी आतंकवाद के खिलाफ की जंग में बहुत रुकावटें आएंगी। पर चक्कर तो वही है नागराज, ऐसे खुलेआम समाज में नहीं रह सकता। मेरे दुश्मन अगले दिन ही उस कंपनी को उड़ा देंगे। मैंने कहा ना कि तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। आओ तुम मेरे साथ। तुमको चाहिए समाज को दिखाने के लिए एक नया रूप, ताकि तुम समाज के साथ घुल मिलकर रह भी सको, और तुम्हारे दुश्मन तुमको पहचान भी ना सकें। बस थोड़ी सी हाई नेक और ऊपर कर लो, और तैयार हो गया है नागराज का नया रूप। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए अपने पुराने दोस्त से एक नए रूप में, मिस्टर राज के रूप में। अब से दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा राज, और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा नागराज। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और खजाना सीरीज की ये सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।